सभी को नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण की एक महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा पर चर्चा करेंगे। संज्ञा से संबंधित जो प्रश्न हैं वो हमारे प्राइमरी कक्षा से लेकर के और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या हम जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, किसी भी प्रतियोगी की परीक्षा की तैयारी करते हैं, सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं, तो उसमें भी एक प्रश्न संज्ञा से संबंधित ज़रूर पूछा जाता है। तो हम इस टॉपिक को 2 भागों में पढ़ेंगे। एक तो हमारी स्कूल में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और अगला जो स्टेप होगा वो ये होगा कि आजकल जो सरकारी जॉब के लिए या कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं, उसमें संज्ञा से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम दोनों ही स्टेप एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है, तो इसलिए इस पूरी वीडियो को देखें और इसको समझने की कोशिश करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो के माध्यम से संज्ञा से संबंधित आपकी पूरी उलझनें दूर कर दूँ। देखिए, जो संज्ञा होती है ये 2 शब्द से मिलकर बनी है, सम प्लस ज्ञा। सम हमारा एक उपसर्ग है। उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के पहले लगता है। ज्ञा हमारा मूल शब्द है। तो देखो, ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञात होना या जानना। तो सम उपसर्ग लगाने से इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है ठीक ज्ञान कराने वाला। यानी वे शब्द जो किसी भी वस्तु का, किसी प्राणी का, किसी जीव का, किसी स्थान का, किसी गुण का, भाव का, दोष का, ये कुछ भी है, मूर्त या अमूर्त, उनका हमें ठीक तरीके से जो ज्ञान कराता है, वे शब्द ही हमारे संज्ञा कहलाते हैं। इस संसार में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, जो वो मूर्त रूप है, वो हमारी संज्ञा है। और जिसे हम महसूस करते हैं, जो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन जिसको हम महसूस कर सकते हैं, वो अमूर्त रूप है, वो भी हमारे लिए संज्ञा है। अब हम इस चीज को समझेंगे कि मूर्त रूप क्या होता है और अमूर्त रूप क्या होता है। देखिए, मूर्त रूप जो होता है वो जो हमें दिखाई देता है, और अमूर्त रूप वो होता है जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन जिसको हम महसूस कर सकते हैं। तो जो हमारे मूर्त रूप हैं, जैसे पहाड़ हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, इंसान हैं, किसी का नाम हो गया, स्थान है, ये सारे हमारे हमारे मूर्त रूप हैं। और जैसे बुढ़ापा है, बचपन है, मिठास है, कड़वाहट है, लिखाई है, ये हमारे अमूर्त रूप हैं जिनको हम महसूस करते हैं। ये हमारे भाव हैं, गुण हैं, दोष हैं, वो जिनको हम महसूस करते हैं, वो हमारे अमूर्त रूप होते हैं। और ये सब के सब क्या होती हैं? संज्ञा होती हैं। तो आइए इस संज्ञा से संबंधित हम और भी चर्चा करते हैं। परिभाषा देखते हैं। किसी वस्तु, कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई प्राणी, कोई भी स्थान, उसके गुण, दोष, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वस्तु क्या क्या होती हो सकती है। वस्तु में देखेंगे, वस्तु जैसे पुस्तक है, मेज, कलम, चारपाई आदि, ये हमारी वस्तु हैं। वस्तु और भी हो सकती हैं, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, कोई पत्थर भी हो सकता है, कोई बर्तन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं वस्तु के नाम पर। अगर कोई वस्तु है तो वो हमारी संज्ञा है। प्राणी में किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, स्त्री का भी नाम हो सकता है, जैसे मोहन, राकेश, सीता, गाय, भैंस आदि, यानी किसी का भी नाम आ सकता है। वो सब के सब हमारी संज्ञा है। आपका भी नाम आ सकता है, आपका नाम भी एक प्रकार की संज्ञा है। स्थान जैसे राजस्थान, जयपुर, अलवर, भावनगर, गुजरात, भारत, अमेरिका, कोई भी स्थान हो सकता है। इस देश, ये देश भी हो सकता है, विदेश भी हो सकता है, कोई जगह का नाम हो सकता है। स्थान कुछ भी हो, वो भी हमारी संज्ञा है। गुण भाव में देखेंगे, जैसे बचपन है, मिठास, बुढ़ापा, ये सब हमारे संज्ञा हैं। अब देखो, संज्ञा के भेद की बात करते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से तो 3 भेद हैं, और कुल भेद की बात करें तो हमारे 5 हैं। अब 3 भेद कौन से हैं और 5 भेद ये कैसे हो गए, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखो, हमारे 3 भेद जो मुख्य रूप से हैं वो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये हमारे मुख्य रूप से 3 भेद हैं। लेकिन हमारे कुल भेद 5 क्यों हैं? जो हमारी जातिवाचक संज्ञा है, इसको हमने 2 भागों में बांटा है, और उन 2 के नाम हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और समूह या समुदायवाचक संज्ञा। आजकल इसको हम जातिवाचक में न पढ़ करके और इनको एक अलग से ही हम पढ़ते हैं, एक भेद के रूप में पढ़ते हैं। इसलिए अगर प्रश्न ये आए कि संज्ञा के मुख्य रूप से भेद कितने हैं, तो हमें उत्तर देना है 3। मुख्य रूप से भेद पूछे तो 3, और अगर ये पूछे कि संज्ञा के कुल कितने भेद हैं,
तो प्राइमरी क्लास में या स्कूली विद्यालयों में हमें उत्तर देने हैं 5। यानी कि जो जातिवाचक संज्ञा के जो 2 भेद थे, उन दोनों भेदों को हमने अलग से माना है, तो इसलिए हमारे कुल भेद 5 हो गए। अब हम इन पांचों का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखो व्यक्तिवाचक नाम से ही पता चल रहा है, व्यक्तिवाचक, व्यक्ति। अब यहाँ व्यक्ति का मतलब कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है। इस व्यक्ति का मतलब ये होता है कि कोई भी एक, इस संसार में दिखाई देने वाली चीज कोई भी एक व्यक्तिवाचक है। अब वो एक कोई वस्तु का नाम भी हो सकता है, कोई नदी का नाम भी हो सकता है, कोई स्त्री पुरुष का भी नाम हो सकता है, कुछ भी नाम होगा जिसको हम पहले से जानते हैं वो नाम। जैसे लड़कों की एक भीड़ आ रही है, या एक कक्षा है, और कक्षा मान लो 10th क्लास की कोई कक्षा है, और उस कक्षा में 40 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। अब उस विद्यार्थी में अगर मैंने किसी एक का नाम ले दिया कि मोहन आप खड़े हो जाओ, तो इसका मतलब ये हो गया है कि वो अलग हो गया, कि मैं उसको पहले से जानता हूं, इसलिए उसका नाम बोला। तो जब हम किसी एक व्यक्ति का नाम लेते हैं, पर्सनल किसी एक ही व्यक्ति को इंगित करते हैं, तो वो हमारा व्यक्तिवाचक होता है। और हम पूरी कक्षा को ही करें, उस पूरी क्लास को करें, यानी उस समूह को करें, तो वो हमारी जातिवाचक, और जातिवाचक में भी हमारा वो समूहवाचक में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ है कि हम किसी अगर एक व्यक्ति को टारगेट करें, एक व्यक्ति को, एक वस्तु को जिसका कोई नाम होता है, अगर उसको हम इंगित करते हैं तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान विशेष का बोध हो, बोध मतलब ज्ञान हो, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी एक चीज का बोध होता है तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे स्त्री पुरुषों के नाम हो सकते हैं। अब स्त्री पुरुषों के नाम में हम लिख सकते हैं जैसे मोहन, सोहन, राधा, सीता, किसी का भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन वो किसी एक का नाम होना चाहिए। ठीक है। फिर देखो नदियों के नाम, किसी भी नदी का अगर नाम आ रहा है तो वो भी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी, नदी लिख देता हूँ, गंगा नदी, यमुना नदी। ये पर्टिकुलर किसी एक नदी का नाम है। अगर ये नदी का नाम नहीं आता और ये आता, नदी होती, ओनली नदी लिखा हुआ आता, तो नदी तो कोई सी नदी हो सकती है, वो तो समूह हो गया, जातिवाचक हो गई। क्योंकि जातिवाचक में हमेशा वर्ग का नाम आता है, पूरे वर्ग का नाम, और उस जाति में से हम किसी एक को निकाल लें, किसी एक को पकड़ लें, तो वो हमारा व्यक्तिवाचक हो जाता है। ठीक है। नदी है, नदी में कोई सी भी नदी आ सकती है, तो वो जातिवाचक हो गया। और अगर इस नदी में हम गंगा नदी को अलग कर दिया, नदियों में गंगा नदी का नाम ले दिया, या यमुना नदी का नाम ले दिया, या हमने ताप्ती नदी का नाम ले दिया, तो ये इसका मतलब ये हो गया कि ये एक किसी एक नदी की ओर बात की जा रही है, किसी एक नदी की बात की जा रही है, तो वो हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। यानी किसी एक का नाम हो। पर्वतों के नाम देखो, पर्वत, अगर सिर्फ हम पर्वत ही बोलें तो पर्वत तो कोई सा पर्वत हो सकता है, तो वो जातिवाचक में हो गया, यानी वो वर्ग हो गया। जातिवाचक का मतलब वर्ग। ठीक है। तो पर्वत नाम लेते ही तो हमें किसी एक वर्ग की बात होती है कि ये तो पूरा एक वर्ग हो गया। अब हम उस पर्वत में किसी एक का नाम ले दें, जैसे हिमालय पर्वत, तो वो व्यक्तिवाचक हो गया, है ना, हिमालय, हिमालय पर्वत, ये व्यक्तिवाचक हो गया। अरावली पर्वत, है ना, ये भी व्यक्तिवाचक हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम अगर पर्वत बोलेंगे, ओनली पर्वत, तो वो होगा जातिवाचक। और अगर पर्वत में किसी का नाम ले देंगे, किसी एक पर्वत का नाम ले देंगे, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। क्योंकि व्यक्तिवाचक का मतलब होता है कोई एक, कोई भी एक। अब नगरों के नाम की बात करते हैं। नगर, अगर हमने सिर्फ नगर ही बोला, तो नगर तो कोई भी हो सकता है, कितने सारे नगर हैं, तो वो एक तो वर्ग हो गया, समूह हो गया, गुट हो गया, नगरों का तो ग्रुप हो गया। तो नगर अगर बात आती है तो वो जातिवाचक में आएगा, क्योंकि ग्रुप है। और अगर किसी उन नगरों में किसी एक नगर का अगर नाम आ गया, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, यानी किसी एक का आ गया। तो जैसे जयपुर है, जयपुर हमने लिखा तो ये किसी एक नगर का नाम आ गया। जैसे भावनगर है, ये किसी एक नगर का नाम आ गया। ये एक नगर का नाम आ गया, भावनगर। जामनगर है, ठीक है। यानी ये नगरों में किसी एक का नाम आया। अब एक का नाम आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक है,
व्यक्तिवाचक है। दिशाओं के नाम, अगर दिशा आ गई तो दिशा तो जाति हो गई, क्योंकि ये तो वर्ग है, पूरा ग्रुप है दिशाओं का। तो अब उस ग्रुप में कोई एक है, जैसे उत्तर लिख दिया हमने तो ये एक दिशा हो गई, उत्तर हो गया तो व्यक्तिवाचक हो गया। दक्षिण है, ये एक दिशा हो गई यानी व्यक्तिवाचक हो गया। पूर्व है, ये भी एक हो गई, यानी अब दिशाओं के अगर नाम आते हैं तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता है, किसी भी एक दिशा का अगर नाम आ गया तो। इसके साथ ऐसे दिनों के नाम देखो, अगर दिन आ गया, दिनों के नाम जैसे सोमवार है तो ये एक दिन का नाम आ गया सोमवार, एक है ना, तो पता चल गया एक दिन का नाम। मंगलवार आ गया तो ये भी एक दिन का नाम हो गया। तो अगर दिन का नाम आ रहा है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगी। महीनों में आ जाए महीनों के नाम, अगर महीना ही लिखा हुआ आ जाए तो महीनों में वर्ष लिखे आ जाए तो एक वर्ग हो गया, 12 महीनों का वर्ग है पूरा, और उस 12 महीनों में किसी एक महीने का नाम आ गया तो वो हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे जनवरी लिख दिया हमने तो ये पर्टिकुलर एक माह की ओर इंगित कर रहा है कि हाँ ये जनवरी माह की बात हो रही है, तो व्यक्तिवाचक हो गया। किसी एक, उस वर्ग में किसी एक महीनों के वर्ग में, 12 महीनों के वर्ग में किसी एक का नाम लिया जनवरी। फिर हमने मान लिया हमने मार्च लिखा तो ये भी कोई एक आ गया। तो इस प्रकार कोई से भी महीने का नाम अगर आ जाता है तो वो भी हमारा एक व्यक्तिवाचक है। त्योहारों के नाम की बात आई, अगर त्योहार ही लिखा हो गया कि भारत में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं तो त्योहार तो जाति हो गई, जाति का मतलब है वर्ग हो गया, ग्रुप हो गया, त्योहारों का ग्रुप, तो वो जातिवाचक में आ जाएगा त्योहार। तो अगर त्योहार में किसी एक त्योहार का नाम आ जाए तो वो हमारा किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में आएगा। मुझे लगता है कि आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो भी समझ में आ गई होगी और जातिवाचक भी इसके साथ साथ समझ में आ गई होगी। फिर भी हम देखते हैं, जैसे दीपावली, ये हमारी व्यक्तिवाचक हो गया कि महीने किसी त्योहार में एक का नाम हमने ले दिया, होली, ठीक है। फिर हमने मान लो ईद लिखा, ईद है ना, ये त्योहार है, त्योहारों में नाम है त्योहारों के, तो ये व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। अगला हमारा जो दूसरा है संज्ञा का नाम जो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक किसी जाति से संबंधित नहीं है कि ये इंसानों की कोई जाति है, जो ब्राह्मण है, जाट हैं, क्षत्रिय हैं, ये जातियों से संबंधित नहीं है। इस जाति का मतलब होता है कोई ग्रुप, कोई एक समूह जो उस पूरी चीज को एक चीज में बांधता है, वो जातिवाचक है। एक ग्रुप है जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति, वर्ग आदि का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नगर, अब इस नगर में कोई एक नगर नहीं है, सारे नगर आ गए, पूरे नगर आ गए। अगर इस नगर में हम किसी एक का नाम लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, और हम पूरे नगर की एक साथ बात करेंगे तो वो जातिवाचक में रहेगा। फिर देखो पशु, अगर पशु बोले तो पशु सब आएंगे इसमें, भैंस, गाय, भेड़, बकरी, घोड़े, जितने भी पशु हैं इस संसार में वो सारे पशु आ गए, तो इसका ग्रुप हो गया पशुओं का। तो ये जो जाति है, अगर हमने किसी एक पशु का नाम ले दिया तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। इसी तरीके से छात्र है, छात्र तो कोई हो सकता है, बहुत सारे छात्र हो सकते हैं, ग्रुप है छात्रों का, तो इसलिए किस में आ गया, ये जातिवाचक में आ गया। फल, अगर किसी एक फल का नाम लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा, अन्यथा वो सारा का सारा किस में चला जाएगा, जातिवाचक में आएगा। अब जितने भी फल हैं, चाहे किसी नाम कुछ भी हो, वो सारे फल जातिवाचक में आएंगे। सब्जी, हमने अगर किसी एक सब्जी का नाम ले दिया तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, और सिर्फ हमने सब्जी बोला तो सब्जी तो कोई सी भी हो सकती है, तो वो किस में चला जाएगा, जातिवाचक में चला जाएगा। मंत्री, मंत्री अगर हम किसी एक मंत्री का नाम ले दिया कि शिक्षा मंत्री, वाणिज्य मंत्री, है ना, या वित्त मंत्री, तो वो एक पर्टिकुलर मंत्री हो गया किसी एक उसका। लेकिन हमने ये यहाँ पर मंत्री लिखा है, मंत्री का मतलब कोई सा भी मंत्री हो सकता है, सब मंत्री आ गए उस मंत्री में, पूरा ग्रुप आ गया मंत्रियों का, तो वो होगा जातिवाचक। जाति का मतलब वर्ग, यहाँ वर्ग से संबंधित है, यानी ग्रुप से संबंधित है। मनुष्य, मनुष्य में जाति है, मनुष्य जाति, पूरे मनुष्य आ गए इसमें। अगर हमने किसी एक का नाम ले दिया तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, और अगर किसी का नाम नहीं लिया तो पूरा मनुष्य क्या हो जाएगा, वर्ग में आएगा, पूरा मनुष्य जाति हो जाएगी। लेखक, जितने भी लेखक हैं, जैसे भी लेखक हैं, वो सारे लेखक एक जाति में आएंगे, एक ग्रुप में आएंगे। और किसी एक लेखक का हमने नाम ले दिया, प्रेमचंद नाम ले दिया, तो प्रेमचंद व्यक्तिवाचक हो गया। और अगर हमने किसी का नाम नहीं लिया और सिर्फ लेखक ही लिखा तो लेखक कोई भी हो सकता है,
सारे लेखक आ गए उसमें, तो वो जातिवाचक हो गया। यही बात कवि की होती है, यही बात हमारे अध्यापक पे लागू होती है। अगर हमने किसी एक अध्यापक का नाम ले दिया तो वो व्यक्तिवाचक हो गया, और अध्यापक का नाम नहीं लिया, सिर्फ अध्यापक ही लिखा या शिक्षक लिखा, तो उसमें पूरे शिक्षक या पूरे अध्यापक आ गए, उस स्कूल के या उस काम के या जितने भी अध्यापक है संसार में, सब पूरी जाति आ गई, तो वो पूरे वर्ग हो गए, तो पूरी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। यानी कि जो वर्ग की बात आए, पूरे वर्ग की बात आए तो जातिवाचक होता है, और उनमें से उस वर्ग में से कोई एक आ जाए बाहर जिसका हम नाम जानते हैं या नाम ले देते हैं, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक जो संज्ञा है, दोनों एक दूसरे से मिली हुई हैं। इसमें यही पहचान है कि जाति में से अगर हमने एक निकाल लिया तो व्यक्तिवाचक हो गया, और अगर हमने पूरी जाति की बात कर दी, पूरे ग्रुप की बात कर दी, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। अब बात आती है भाववाचक संज्ञा। भाव हमेशा महसूस की जाते हैं, महसूस होते हैं, दिखाई नहीं देते, या जो भी है। अब इस पर बात करेंगे। देखो, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था, या धर्म का मतलब ये नहीं हिंदू मुस्लिम ईसाई क्रिस, ये उससे मतलब नहीं है, ये धर्म किससे संबंधित है, उसकी अवस्था से, उसके गुणों से, उनके दोष से, उसकी रचना से, और भाव आदि का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास का भाव आया, हमने कुछ मीठा खाया तो हमें मिठास का भाव आया। कोई व्यक्ति, कोई बच्चा है तो उसके बचपन का भाव है। दोस्त है तो बंधुता का दोस्त है, इन दोस्ती का है। मनुष्य है, अगर उसमें मनुष्य के गुण है तो मनुष्यता हो गई, ठीक है। जिसमें मित्रता के गुण हैं वो मित्रता हो गई, मित्र के गुण है तो मित्रता हो गई। बूढ़े होने के गुण हैं, या बूढ़ा हो गया ऐसा हमें पता लगा, ऐसे लक्षण हमें दिखाई दिए, तो वो क्या हो गया, उसमें बुढ़ापा आ गया। इस तरह के जो एग्जाम्पल होते हैं, इस तरह के जो शब्द होते हैं जिनमें हमें ये पता चले, ये महसूस हो जाए कि इसमें इस तरह के गुण हैं या दोष हैं या अवस्था है इसकी, तो वो हमारी भाववाचक संज्ञा में आ जाती है। इस भाववाचक संज्ञा को हम अगले स्टेप में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम्पल में जो कंपटीशन की जो एग्जाम आते हैं उसमें भाववाचक संज्ञा के आते हैं, और वो किस तरह के आते हैं वो अगले स्टेप में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, जो हमारा चौथे नंबर का जो संज्ञा है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य, ये द्रव्य का मतलब है कोई धातु। अब धातु कोई भी हो सकती है, धातु ठोस भी हो सकती है, धातु गैस भी हो सकती है, धातु द्रव भी हो सकती है। जो 3 प्रकार की धातु हैं, ठोस, द्रव और गैस, तो कोई किसी भी प्रकार की अगर धातु आ जाती है तो वो हमारे द्रव्यवाचक में आएगी, ठीक है। जैसे जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य यानी धातु, अब धातु कौन कौन सी है, ठोस, द्रव, गैस, का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना एक धातु है, ठोस है। चांदी ठोस धातु है। तांबा ये भी ठोस धातु है। पानी है, दूध है, तेल है ना। गैस चाहे ऑक्सीजन हो, कुछ भी हो, ये जो ये चीजें हैं ये द्रव्य में आएंगी और ये द्रव्यवाचक संज्ञा में ही होंगी। अब इसमें और भी चीजें आ सकती हैं, पीतल आ सकता है, स्टील आ सकता है जो हम पढ़ते हैं, लोहा आ सकता है ना, ऑयल आ सकती है। जो भी हमारी ये धातु से संबंधित जो चीजें हैं वो सारी चीजें द्रव्यवाचक संज्ञा में ही आएंगी। अंतिम जो है, पांचवा जो है, ये है समूह या समुदायवाचक संज्ञा। यानी कि जो हमारी जातिवाचक संज्ञा है उसी के भेद हैं ये, तो उससे मिलते जुलते इसमें एग्जाम्पल होंगे, लेकिन उन दोनों एग्जाम्पलों में क्या डिफरेंट है, क्या विभिन्नता है, वो यहाँ देखने को मिलेगा। समूह या समुदायवाचक, देखो, जब किसी संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की समूह का बोध होता है, पूरे ग्रुप का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बात ध्यान रखना, समूहवाचक में हमेशा कोई भी चीज होगी वो गिनती की होगी, हम उसको गिन सकते हैं, अगर हम कोशिश करें तो हम उसको गिन सकते हैं। लेकिन अगर हम द्रव्य की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, तो पानी को हम गिन नहीं सकते, दूध को नहीं गिन सकते, तांबे को नहीं गिन सकते, ऐसे अलग अलग करके। लेकिन हम इसको समूहवाचक में इन सब चीज़ों को गिनने की हम क्षमता रख सकते हैं, या जिनको गिन सकते हैं, गिने चाहिए नहीं लेकिन हम गिन सकते हैं, ऐसा लगता है। जैसे परिवार एक ग्रुप हो गया, समूह हो गया। इसको समझो, देखो, समूह या समुदाय, इसका मतलब ये हो गया कि कोई एक ऐसी जगह है या ऐसी भीड़ है, ये इंसानों का रहने का एक ऐसा जगह है जहाँ वो भीड़ में रहते हैं, इकट्ठे होकर रहते हैं, समूह में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, तो परिवार हो गया। सेना, पुलिस, यानी समूह है पूरा। भीड़ इंसानों का समूह है, कक्षा में बैठते हैं, सभा आदि, यानी जहाँ सभा, समूह हो या समुदाय हो,
एक जैसे लोगों का, तो वो हमारे किस में आ जाएगा, समूह या समुदायवाचक संज्ञा में आ जाएगा। यहाँ तक तो हमारे प्रश्न जो आते थे वो प्राइमरी, अपर प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के कक्षाओं में आते हैं। अगर हम इससे थोड़ा डीपली क्वेश्चन करें या डीपली हम पढ़ना चाहें, वो अगला स्टेप जो है ये है, जो हमारे आजकल जो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं वो ये आते हैं। इनमें भी से भी पूछा जा सकता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक में से कोई एग्जाम्पल आ सकता है। अगर इनमें कोई एग्जाम्पल आता है तो वो ध्यान रखना जातिवाचक से आएगा, और जातिवाचक में भी जातिवाचक या फिर समूहवाचक में आएगा, समूह या समुदायवाचक में, क्योंकि हम यहाँ पर हम इनको अलग नहीं कर पाते कि समूहवाचक में क्या आता है और जातिवाचक में क्या आता है। जातिवाचक पूरे वर्ग की बात करता है, समूहवाचक भी एक वर्ग की बात करता है, लेकिन इसमें अलग अलग क्या है कि इसमें जो चीजें होंगी वो प्राणियों की होंगी जो गिनने योग्य होंगी, जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे परिवार है, सेना है, भीड़ है, पुलिस है, कक्षा है, सभा है, जहाँ इंसान इकट्ठे होकर रहते हैं, या वर्ग है, कोई जाति है। तो ये हमारा समूहवाचक में आ जाएगा। अब भाववाचक संज्ञा बनाना, ये तो चीजें ये थी कि हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं कि परिभाषा क्या है और उसके कुछ कुछ उदाहरण पढ़े हैं। अब अगर हमसे ये कहा जाए कि चलो अब भाववाचक संज्ञा बनाओ, क्योंकि हम व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के तो हम एग्जाम्पल समझ जाएंगे कि ये व्यक्तिवाचक के हैं, ये भाववाचक के हैं, ये व्यक्तिवाचक है, ये जातिवाचक है, ये हमारा द्रव्यवाचक है, ये समूहवाचक है। लेकिन अगर हमसे कोई ये कहे कि नहीं भाववाचक संज्ञा बनाओ इनसे, तो वो भाववाचक संज्ञा किन किन से बन सकता है, तो ये है कि भाववाचक जो संज्ञा बनती हैं वो 5 प्रकार से बन सकती हैं। सिर्फ 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनती हैं। 5 प्रकार कौन कौन सी हैं? एक तो है जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक बना सकते हैं, सर्वनाम से बना सकते हैं, क्रिया से भी बना सकते हैं, विशेषण से बना सकते हैं और अव्यय से बना सकते हैं। दोस्तों कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जा सकती हैं। तो भाववाचक संज्ञा हमेशा 5 ऐसे टॉपिक हैं जिनसे भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती हैं। जाति से यानी जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय, इनसे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अब कैसे बनाते हैं वो तरीका आप समझ लीजिए, बिल्कुल आसान है, दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी, सिर्फ समझना है, समझ में आ जाएगा। संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, यानी जातिवाचक संज्ञा से अगर हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, देखो जातिवाचक जो हमारे शब्द हैं उनमें ता या त्व जोड़ देंगे तो भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। सिर्फ हमें ता और त्व जोड़ना है, क्योंकि ता और त्व हमेशा उसके गुण को डिपेंड कर, उसके गुण को दर्शाता है। हमने जब प्रत्यय पढ़े थे तब हमने ये चीजें सीखी थी, ता और त्व एक साथ नहीं आते, ये हमने सीखा था कि ता लगाएंगे तो त्व नहीं लगाएंगे, त्व लगाएंगे तो ता नहीं लगाएंगे। लेकिन दोनों ही जो चीजें होती हैं ये दोनों ही किसी के गुण को दिखाते हैं कि इसमें क्या गुण है, और जिसमें गुण दिखाई दे दें वो हमारा भाववाचक होता है। जैसे स्त्री है, स्त्री कोई भी स्त्री हो सकती है तो एक जाति हो गई। हम अगर स्त्री का अगर नाम ले दें सीता, राधा, मोहिनी, तो इसका मतलब वो व्यक्तिवाचक में चली गई। अब यहाँ सिर्फ स्त्री है, स्त्री हमारी जातिवाचक है, क्योंकि इसमें कोई भी स्त्री हो सकती है। अब इस स्त्री से भाववाचक बनाना है तो हमें ता लगाना है या त्व लगाना है। अब हम स्त्री से भाववाचक बनाएंगे तो हम इसमें लगाएंगे, देखना, स्त्रीत्व, त्व लगाया हमने, तो ये हमारा भाववाचक बन गया स्त्रीत्व, यानी इसमें स्त्री के गुण हैं। व्यक्ति है, इसमें क्या बनेगा, व्यक्तित्व, इसमें हमारे व्यक्ति के गुण हैं, इसलिए व्यक्तित्व हो गया। यानी त्व और ता हमेशा गुण को दर्शाते हैं, जिसमें व्यक्ति के गुण हो वो व्यक्तित्व होता है, जिसमें स्त्री के गुण हो वो स्त्रीत्व कहलाता है। ठीक है। बंधु, अब बंधु यानी दोस्त होता है। अब दोस्त कोई भी हो सकता है, मित्र कोई भी हो सकता है, साथी कोई भी हो सकता है। अगर किसी का नाम आ गया तो व्यक्तिवाचक में चला गया, लेकिन बंधु शब्द आया है तो ये जातिवाचक का होगा, क्योंकि बंधु कोई भी हो सकता है। अब इस जातिवाचक से भाववाचक बनाना है तो जिसमें बंधु के गुण हो, जिसमें दोस्त के गुण हो वो भाववाचक होता है। तो जैसे बंधु का बंधुत्व हो सकता है, बंधु का बंधुत्व हो सकता है, ठीक है, या बंधुता भी हो सकता है, या तो बंधुता लिखो या बंधुत्व लिखो, दोनों में से कोई एक लिखना है। ठीक है। मित्र है, अब जिसमें मित्र के गुण हो वो मित्रता हो सकती है। ठीक है। देव, जिसमें देवता के से गुण हो वो क्या होता है, देवता होगा या देवत्व होगा।
यही होगा, देवता हो गया, देवत्व हो गया। ये हमारे भाववाचक हैं, ठीक है। और ये इधर व्यक्तिवाचक हैं, ये हमारे भाववाचक हैं, ठीक है। ये व्यक्तिवाचक, ये जातिवाचक है, ये भाववाचक है, ये भाववाचक है, ये जातिवाचक है, ये भाववाचक है, ये जातिवाचक है, ये भाववाचक है, ये भी भाववाचक है। अब हमारा दूसरा आता है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब सर्वनाम जो टॉपिक है, इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि सर्वनाम क्या होते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं संक्षेप में कि सर्वनाम संज्ञा जो शब्द होते हैं हमारी, उसकी जगह काम में लेने वाले जो शब्द हैं, यानी हम बार बार संज्ञा शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते। जैसे मोहन आया, मोहन खाया, मोहन चला गया। अगर हम ऐसे ऐसे बोलते जाएंगे मोहन मोहन मोहन, तो एक अजीब से प्रश्न, अजीब से वाक्य बनेंगे। तो हम बार बार मोहन का उपयोग करने के बजाय एक बार मोहन का उपयोग करें, और जहां मोहन का नाम आ रहा है उसकी जगह हम कोई नए शब्दों का उपयोग करें, तो वो हमारा सर्वनाम होता है। यानी कि संज्ञा शब्द के स्थान पर काम आने वाले शब्द हमारे सर्वनाम होते हैं। जैसे मोहन आया और वह चला गया, और वह चला गया, वह कौन? मोहन। तो यहाँ पर हम वैसे लिखते तो आता मोहन आया और मोहन चला गया, तो मोहन का उपयोग हमने 2 बार किया, मोहन आया, मोहन चला गया। तो हमने जो दोबारा हमने मोहन बोला है उसकी जगह पर किसी और शब्द का हम उपयोग करें ताकि वो मोहन का अर्थ निकाले। जैसे मोहन आया और वह चला गया, और वह चला गया, जो वह था ना, वह सर्वनाम है, क्योंकि वह से हमें पता चला कि मोहन के बारे में कह रहा है। तो यानी संज्ञा के स्थान पर जो काम आ रहा है वो शब्द हमारा सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें अच्छे से समझाएंगे। अब हमें यहाँ पर सिर्फ ये देखना है कि हमें इसमें सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाना है। अपना है तो इसमें अपना में अपनापन लगा देंगे, जिसमें अपनापन का भाव आ जाए वो सर्वनाम है, वो भाववाचक सर्वनाम है। जिसमें भाव की बात आ जाए, अपनापन का भाव है। जिसमें परायेपन का भाव हो, परायेपन का भाव या परायापन भी आ सकता है ना, परायापन, ठीक है। ये देखो, पराया से परायेपन का भाव हो या परायापन का भाव हो, स्व यानी खुद, स्वत्व का भाव हो, इसमें स्वत्व का भाव हो। ये देखो, मम, मम से हो जाएगा ममता, जिसमें ममता का भाव हो या ममत्व का भाव हो। ममता का भाव या ममत्व का भाव, ये हमारे भाववाचक हैं। मम सर्वनाम है, मम यानी मेरा, हमारा खुद की बात है तो मम आता है। अहम, अहम खुद के बारे में बात आता है, खुद का है सर्वनाम, इसका आ जाएगा अहंकार। अहम से क्या बन जाएगा? अहंकार, ये भाववाचक हो जाएगा, अहंकार का भाव आ गया, ठीक है। तो ये सर्वनाम से बनने वाले हैं। अपना से अपनापन हो गया, पराया से परायापन हो गया, स्व से स्वत्व यानी खुद का हो गया, मम से ममता भी हो गई, ममत्व हो गया, अहम से अहंकार हो गया। ये भाव है, अपनापन का भाव, परायपन का भाव, स्वत्व का भाव, ममता का भाव, ममत्व का भाव, अहंकार का भाव। जहाँ भाव या गुण की या दोष की बात आती है वो भाववाचक संज्ञा ही होती है। नंबर 3 पे देखो, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब क्रिया से कैसे बनती है, क्रिया की पहचान क्या है? हमने क्रिया की पहचान बताई थी जब हमने प्रत्यय पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि जब कोई धातु होती है, जो संस्कृत में धातु कहते हैं, उसमें हम ना लगा देते हैं तो हमारी हिंदी में क्रिया बन जाती है। जैसे लिखना, पढ़ना, सोना, लिखना, कहना, बोलना, रोना, धोना, जो भी हमारे जो ना आ रहे हैं लास्ट में, वो हमारी सारी क्रियाएं होती हैं, और उन क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञा बन सकती हैं। जैसे लिखना है, तो अब हम लिखना से अगर हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो ये बन जाएगा लिखना का लिखाई, लिखाई का भाव है, ये लिखाई की गुण है। सुनना, सुनना से आ जाएगा सुनवाई, सुनवाई के भाव या सुनवाई के गुण है। देखना, तो देखना का आ जाएगा दिखावा, है ना, देखना का क्या आ जाएगा? दिखावा। जीना, जीने से आ जाएगा जीवन का भाव। कमाना, कमाना से आ जाएगा कमाई, कमाई के भाव या कमाई के गुण। तो इस तरीके से क्रिया से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अब आता है हमारे चौथे नंबर का, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। ये जो विशेषण अभी मैं बोल रहा हूँ संज्ञा है, संज्ञा का तो वीडियो बन चुका है, मान लो सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, इनकी एक एक वीडियो बनेंगी, आपको इसमें विस्तार से समझाया जाएगा।
अभी आपको सिर्फ इसमें संक्षेप में ही बता रहा हूँ कि ये होते क्या हैं। विशेषण जो है, विशेषण विशेषता होती है। किसी भी चीज़ की जो विशेषता बताए वो विशेषण कहलाता है। विशेषता, अब विशेषता उसके गुण भी हो सकते हैं, दोष भी हो सकते हैं, अच्छाई बुराई हो सकती है, उसका रंग भी हो सकता है ना, मीठा मीठा कुछ भी हो सकता है, जो स्वाद भी हो सकता है, कुछ जो उसकी विशेषता बता दे किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज की, वो विशेषण कहलाता है। अब उन विशेषण शब्दों से हमें भाववाचक बनाना है। सुंदर एक विशेषता है कि मोहन सुंदर है। मोहन कैसा है? सुंदर है, वो उसकी गुण है, विशेषता है, सुंदरता का गुण, सुंदर है वो। अब इस सुंदर गुण से, ये विशेषण से हमें भाववाचक बनाना है। तो जिसमें अब भाववाचक में आते हैं गुण या भाव, तो देखो सुंदर से सुंदरता का भाव हो जाएगा। सुंदर से सुंदरता का भाव है। सुंदर एक विशेषता है, किसी भी चीज की विशेषता हो सकती है सुंदर। अब सुंदर तो है, अगर हम इसको भाव में बनाएंगे तो उसमें सुंदरता का भाव हो जाएगा। निपुण, निपुण एक गुण है, किसी के अंदर निपुणता, निपुण है, कोई व्यक्ति कोई काम करने में निपुण है, यानी उसके गुण है निपुण। अगर उसमें भाव आएंगे तो निपुणता का भाव हो जाएगा, उसमें निपुणता का भाव हो जाएगा। ठीक है। मीठा है, ये उसकी विशेषता है। मीठा है, कोई भी चीज है जो मीठी है, विशेषता है। लेकिन अब उसमें गुण क्या हो गया, अब उसके भाव क्या निकलेंगे? मीठा से मिठास, उसमें मिठास के भाव हैं। कोई व्यक्ति महान है, उसकी विशेषता है महान, तो ये हो जाएगा महानता की विशेषता या महानता का भाव है। कोई व्यक्ति स्वस्थ है या बीमार है, ये उसकी विशेषता है भाई, वो व्यक्ति स्वस्थ है, यानी कि वो उसकी विशेषता है, विशेषण है। कोई व्यक्ति बीमार है, वो उसकी विशेषता है कि वो बीमार है, ये विशेषण है वो। तो जो व्यक्ति स्वस्थ है विशेषण है, और विशेषण से हमें बनाना है भाववाचक, यानी कि जिसमें स्वस्थता के गुण हों, स्वस्थ के गुण हों, यह आ जाएगा स्वस्थ है। ठीक है। जब हमने प्रत्यय पढ़ा था तब भी हमने ये चीज पढ़ी थी कि स्वस्थ से स्वास्थ्य कैसे बनता है, या स्वस्थ से स्वास्थ्य कैसे बनता है, ये हमने उसमें पढ़े थे। ठीक है, आगे देखते हैं। पांचवा आता है हमारा अव्यय। जो हमारा स्वस्थ है ना, स्वस्थ, ये बनेगा स्वास्थ्य, लिखने में गड़बड़ हो रही है, स्वास्थ्य। हाँ अब सही है। जब हमने यह प्रत्यय जोड़े तो यह प्रत्यय का जो नियम था हमने प्रत्यय में बताया था, तो ये हो जाएगा स्वस्थ का स्वास्थ्य। ठीक है, अब शुद्ध है ये। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय, अव्यय पर एक अपन वीडियो बनाएंगे अलग से, जिसमें बताएंगे अव्यय शब्द कौन कौन से होते हैं, उनका उपयोग हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। हमें सिर्फ यहाँ इतना समझना है कि अव्यय, ये अव्यय शब्द हैं इधर दिए हुए हैं, जो ऊपर नीचे दूर निकट। अब इनसे हमें भाववाचक बनाना है। जैसे ऊपर है, ऊपर का बनेगा ऊपरी, ऊपरी के भाव हों। अरे ये ऊपरी बड़ी होगी, ऊपरी। नीचे है तो ये हो जाएगी, नीचे में नीचाई हो जाएगी, नीचाई के गुण होंगे। दूर है तो दूरी हो जाएगी। निकट है तो निकट, निकटता के भाव हो जाएंगे, निकट से निकटता के भाव हो जाएंगे। यानी भाववाचक संज्ञा में हमेशा भाव आएंगे, गुण आएंगे। इस प्रकार से हम 5 प्रकार से जो हैं ये हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अगर इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है, संज्ञा से संबंधित अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई या किसी प्रकार का कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर समझ में नहीं आया वो भी पूछ सकते हैं। और इसके बाद जो वीडियो बनेगी वो सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय इनसे संबंधित बनेगी। तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से देखिएगा, क्योंकि संज्ञा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगले जो भी टॉपिक जो भी बनेंगे, चैप्टर बनेंगे, जो भी व्याकरण के टॉपिक आएंगे, वो सारे संज्ञा से रिलेटेड होते हुए आएंगे। तो इस पूरी वीडियो को एक बार से दोबारा से देखिएगा। प्राइमरी से लेकर के कंपटीशन के एग्जाम में आने वाले जो हिंदी की जो प्रश्न हैं, जो संज्ञा संबंधित हैं, उनको सबको इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। धन्यवाद।